मेरे पास 3 अलग अलग प्रकार के विलयनों में डूबी हुई एक कोशिका के ये 3 परिदृश्य हैं। यहाँ मैंने कोशिका को हरे रंग के इस वृत्त से दर्शाया है और यह कोशिका की कोशिका झिल्ली है। विलयन में ये नीले रंग के छोटे छोटे वृत्त जल के अणुओं को दर्शाते हैं। इसके अलावा विलयन में ये पीले रंग के छोटे छोटे वृत्त विलेय के अणुओं को दर्शाते हैं। यहाँ आसानी से समझने के लिए मैंने कोशिका के आकार के सापेक्ष जल के अणुओं और विलेय के अणुओं को थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। अब मान लीजिए कि कोशिका की यह झिल्ली अर्ध पारगम्य है, सेमी परमिएबल है। इसका मतलब यह है कि जल के अणु इस झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। जल के अणु अंदर से बाहर जा सकते हैं या बाहर से अंदर आ सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु इसके आर पार नहीं आ जा सकते। इसीलिए हम इसे अर्धपारगम्य कह रहे हैं। अर्धपारगम मतलब कुछ चीज़ों के लिए ही ये पारगम्य है, कुछ ही चीज़ें इसको पार कर सकती हैं। ठीक है। अब इस पहले परिदृश्य में मान लीजिए कि कोशिका के अंदर की तुलना में कोशिका के बाहर के विलयन में विलेय अणुओं की सांद्रता यानी कि डेंसिटी कम है। अंदर डेंसिटी ज़्यादा है और बाहर जो विलयन है उसमें विलेय अणुओं की सांद्रता कम है। ध्यान रहे कि ये विलेय अणु कोशिका की अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकते हैं, लेकिन जल के अणु इससे होकर गुजर सकते हैं। अब यदि किसी विशेष क्षण में हम कोशिका को देखेंगे तो इसमें जल के अणु कोशिका की इस झिल्ली से होकर अंदर से बाहर भी जा रहे होंगे और बाहर से अंदर भी आ रहे होंगे। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि यदि कोशिका काफ़ी समय तक इसी विलयन में रहे तब जल के अणुओं का कुल प्रवाह किस दिशा में अधिक होगा? कोशिका के बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर की ओर? चलिए इसे समझते हैं। तो कोशिका के बाहर विलेय अणुओं की सांद्रता कम है। इसका मतलब बाहर जल के जो अणु हैं उनकी गति विलेय अणुओं के द्वारा बहुत कम बाधित होगी। बाहर विलेय के अणुओं की सांद्रता कम है तो जल के अणुओं को वो बहुत कम बाधित करेंगे। ऐसे में यदि जल का कोई अणु कोशिका के अंदर जाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो वह कोशिका झिल्ली से होकर आसानी से अंदर चला जाएगा, उसका मार्ग बाधित नहीं होगा। दूसरी ओर चूंकि कोशिका के अंदर विलेय अणुओं की सांद्रता अधिक है, इसलिए यदि जल का कोई अणु कोशिका से बाहर आने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अंदर से बाहर आने की दिशा में बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि उसकी गति विलेय के किसी अणु द्वारा बाधित हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विलेय के अणुओं की सांद्रता अधिक है, वो मार्ग में आ सकते हैं। इसका मतलब ऐसे विलयन में कोशिका के अंदर जल के अणुओं की गति विलेय के अणुओं द्वारा अधिक बाधित होगी। इसका परिणाम यह होगा कि एक बड़ी समयावधि में कोशिका के अंदर से बाहर आने वाले जल के अणुओं की तुलना में बाहर से अंदर जाने वाले जल के अणुओं की मात्रा अधिक होगी। यानी यहाँ जल के अणुओं का नेट अंतर्वाह होगा। अंतर्वाह मतलब अंदर की ओर गति। ठीक है, अंदर जाने वाले जल के अणुओं की मात्रा अधिक होगी। इस तरह के विलयन को, जिसमें किसी कोशिका को डुबाने पर यदि विलेय अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर अधिक हो और कोशिका के बाहर कम हो, बाहर सांद्रता अल्प हो, तो इसे हम अल्प परासारी विलयन कहते हैं, हाइपोटोनिक विलयन कहते हैं। ठीक है। चूंकि अल्प परासारी विलयन में कोशिका के बाहर से जल के अणु उसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में चले जाते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे कोशिका के अंदर दाब उत्पन्न होगा। बाहर से काफ़ी ज़्यादा जल अंदर जा रहा है तो कोशिका के अंदर दाब उत्पन्न होगा और इसके कारण कोशिका फूल जाती है। और यदि ये दाब बहुत अधिक हो जाए तो क्या होगा? इससे कोशिका बहुत ज़्यादा फूल जाएगी और उससे वह फट भी सकती है। ठीक है, तो ये हुआ अल्प परासारी विलयन। अब चलिए इस दूसरे परिदृश्य को देखते हैं। यहाँ कोशिका के बाहर और उसके अंदर विलेय अणुओं की सांद्रता लगभग एक समान है और मैंने यहाँ चित्र में एक समान इसे दर्शाने का प्रयास भी लगभग किया है इसी तरह से, है ना। हालांकि इस स्थिति में भी किसी विशेष क्षण में यदि हम देखेंगे तो कोशिका में जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार आते जाते हुए हमको मिलेंगे, लेकिन एक निश्चित समयावधि में जल के अणुओं के बाहर से अंदर की ओर या अंदर से बाहर की ओर जाने की संभावना समान होगी। इसलिए यहाँ जल के अणुओं का कोई भी नेट अंतर्वाह या नेट बहिर्वाह नहीं होगा, यानी कि कोई भी नेट प्रवाह यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों दिशाओं में जल के अणुओं का प्रवाह एक समान होगा।
तो इस तरह के विलयन को, जिसमें कोशिका के बाहर विलेय की सांद्रता और उसके अंदर विलेय की सांद्रता एक समान होती है, बाहर और अंदर विलेय अणु एक समान सांद्रता में होते हैं, इसे समपरासारी या आइसोटोनिक कहते हैं। सम का मतलब समान होना, बाहर और अंदर दोनों जगह समान होना, तो इसे हम समपरासारी कहेंगे। ठीक है। इस प्रकार हमने देखा कि अल्पपरासारी विलयन, इसमें कोशिका के बाहर आने वाले जल के अणुओं की तुलना में कोशिका के भीतर अधिक मात्रा में जल के अणु जाने लगते हैं, जिससे कोशिका फूल जाती है। जबकि समपरासारी विलयन में दोनों दिशाओं में जल के अणुओं का एक समान प्रवाह होता है, इसलिए यहाँ नेट प्रवाह शून्य होता है। ठीक है। अब चलिए इस अंतिम परिदृश्य को देखते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ कोशिका के भीतर की तुलना में उसके बाहर की ओर जो विलयन है उसमें विलेय की सांद्रता अधिक है। अब चूंकि यहाँ कोशिका के बाहर विलेय की सांद्रता अधिक है, इसलिए इसे हम अतिपरासारी विलयन कहेंगे। ध्यान रहे कि हम विलेय की सांद्रता के आधार पर ये नामकरण कर रहे हैं, जो बाहर विलेय की सांद्रता है उसके आधार पर। तो चूंकि यहाँ बाहर के विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक है, इसलिए इसे हम अतिपरासारी या हाइपरटोनिक विलयन कहेंगे। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ क्या स्थिति होगी। क्या आप बता सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो जल के अणु यहाँ भी दोनों ओर आ जा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ विलेय की सांद्रता कोशिका के बाहर अधिक है और उसके भीतर कम है, इसलिए यहाँ बाहर जल के जो अणु हैं उनकी गति विलेय के अणुओं द्वारा बहुत अधिक बाधित होगी, जबकि भीतर के जल के अणुओं की गति विलेय के अणुओं द्वारा बहुत कम बाधित होगी। इसके कारण जल के जितने अणु कोशिका के अंदर जाएंगे, उससे अधिक मात्रा में जल के अणु उससे बाहर आएंगे, यानी यहाँ जल के अणुओं का नेट बहिर्वाह होगा। बहिर्वाह मतलब बाहर की ओर गति, नेट बहिर्वाह होगा। इस स्थिति में कोशिका के अंदर जल के अणुओं की मात्रा कम हो जाएगी, या सरल शब्दों में कहें तो जल कम हो जाएगा अंदर कोशिका के, तो इससे कोशिका सिकुड़ जाएगी, है ना। इन परिदृश्यों को हम वास्तविक जीवित प्रणालियों में भी देख सकते हैं। जैसे यदि हम किसी अल्पपरासारी विलयन में लाल रक्त कोशिकाओं को डाल दें, तो जल के अणु इन कोशिकाओं के भीतर चले जाएंगे, जिससे ये कोशिकाएं फूली हुई दिखाई देंगी। वहीं यदि हम इन लाल रक्त कोशिकाओं को एक समपरासारी विलयन में रखें, तो इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। और यदि इन्हें हम एक अतिपरासारी विलयन में रख दें, तो इन लाल रक्त कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाएगा, जिससे ये सिकुड़ी हुई दिखाई देंगी। इस प्रकार जब हम अल्पपरासारी, समपरासारी या अतिपरासारी विलयन की चर्चा करते हैं, तो हमारा तात्पर्य इन विलयनों में उस विलेय की सापेक्ष सांद्रता से होता है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर नहीं गुजर सकते हैं।